मैं आपको आज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा। मैंने फिजिक्स 9th क्लास की में आपको इससे पहले भी वीडियो में बहुत कुछ बता दिया, इनर्शिया बता दिया, मोमेंटम बता दिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बता दिया। आज मैं सेकंड चैप्टर के 9th क्लास का जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे अच्छे से सब कुछ आपको समझ में आएगा। आपको बिल्कुल भी स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा आप अच्छे से वीडियो देखें और पूरी स्टडी यहीं से करें। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? अगर मैं स्टेटमेंट को अगर एज इट इज़ बताऊं तो देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ आ बॉडी, किसी बॉडी, पहले एज इट इज़ स्टेटमेंट बताऊंगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the applied force, directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force act, in the direction in which the force act। ये तो उसका स्टेटमेंट था कि क्या, अब मैं आपको समझाता हूँ क्या था। किसी बॉडी में रेट ऑफ चेंज मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उस पर लगाए गए फोर्स के, उस बॉडी पर लगाए गए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गया? और वो फोर्स किस डायरेक्शन में काम करता है? उस डायरेक्शन में काम करता है जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगता है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स and takes place in the momentum in the direction in which the force act। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। अब द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम कैन बी ऑब्टेन्ड डिवाइडिंग द चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। अब मोमेंटम मैंने आपको पहले बताया था, अगर वैसे तो मोमेंटम का फॉर्म बताया मैंने आपको P इक्वल टू mv, P इक्वल टू mv। अगर इनिशियल मोमेंटम हो तो P इक्वल टू mu, फाइनल मोमेंटम हो तो P इक्वल टू mv। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इनमें अगर रेट देखें, डिफरेंस देखें तो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो देखिए ध्यान से, हमने किसी बॉडी को लिया जिसका मास m है, जिसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। किसी बॉडी का मास m है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या होगा? m इंटू u। क्लियर? अच्छा, बाद में let a force F act on this body for time t। मतलब कुछ समय बाद उसी बॉडी पर F फोर्स लगाया गया। कौन सा फोर्स लगाया गया? F फोर्स लगाया गया। क्लियर? तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v हो जाएगी, तो इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, u था, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। क्यों? क्योंकि उसका उसके ऊपर जो फोर्स वर्क कर रहा था, फोर्स लगाया था, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो गई। तो आपका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम, ध्यान से देखिएगा, फाइनल मोमेंटम m इंटू वी। इनिशियल मोमेंटम क्या है? m इंटू यू। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? बोलिए, m इंटू वी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। बताइए क्या होगा मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम? mv माइनस mu, mv माइनस mu। क्लियर? ये इतना आप समझ लीजिए पहले। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया था? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम फॉर टाइम टेकन। देखिए इसको कैसे करेंगे, एक्सप्रेस है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, तो F प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu, mv माइनस m अपॉन t। तो F प्रोपोर्शनल टू m कॉमन लो, v माइनस u अपॉन t। अब mv माइनस u mu, अब देखिए इधर F m एज इट इज b माइनस u क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन का। किसका होता है, तो F प्रोपोर्शनल टू ma। अब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे, तो F इक्वल टू kma। परफेक्ट बॉडीज के लिए, फॉर परफेक्ट बॉडीज k इक्वल टू 1, k इक्वल टू क्या जाएगा 1, तो F इक्वल टू ma, F इक्वल टू क्या जाएगा ma, क्या हो गया, F इक्वल टू ma। क्लियर हो गया। ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एग्जाम में आता है स्टेट एंड ड्राइव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आप पहले क्या स्टेटमेंट बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force act। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे F proportional to change in momentum upon time taken। फिर हमने बताया let a body of mass m and initial velocity u, then initial momentum mu, a force F act on this body for time t and final velocity becomes v, then final momentum mv। तो चेंज क्या हो जाएगा, mv माइनस mu। ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। चेंज मोमेंटम क्या है, mv माइनस mu अपॉन टाइम को अगर t से रिप्रेजेंट करते हैं, m कॉमन ले लिया, v माइनस u अपॉन t हो गया। v माइनस u अपॉन t क्या होता है, a, तो m हो गया। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज होता है, तो F इक्वल टू kma। परफेक्ट बॉडीज़ के लिए K इक्वल टू क्या होता है 1, तो सो F इक्वल टू ma। क्लियर हो गया। अब F मतलब फोर्स, जिसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन, F मतलब m मतलब मास, जिसकी यूनिट क्या होती है किलोग्राम, A मतलब A आपका एक्सेलरेशन, जिसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए मैं आपको बार बार हाईलाइट इसलिए करता हूँ जिससे कि आपको हर एक की ऐसा यूनिट तैयार रहे, आपको पता चले कि ऐसा यूनिट क्या होती हैं। ऐसे नहीं कि आप ऐसे अंदाज़ा ला रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर, तो आपको हर चीज़ अच्छे से करनी होगी। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बाद आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन इससे पहले न्यूटन्स के सेकंड लॉ के ऑफ एप्लीकेशन देख लीजिए। एप्लीकेशन कैसा कि इसमें कहा कि जब एक क्रिकेट प्लेयर पूछते हैं एग्जाम में, गिव रीजन वाई अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। मतलब जब एक क्रिकेट प्लेयर या फील्डर कह सकते हैं, जब कैच करता है बॉल को तो अपने हाथ पीछे की ओर क्यों करता है। क्लियर। तो ये आता है क्योंकि जो फास्ट क्रिकेट मूविंग बॉल है उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है। क्या होता है, उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है। और जब बॉल को रोकते हैं तो बॉल को तब रोकेंगे जब उसका मोमेंटम जीरो हो। क्या हो, उसका मोमेंटम जीरो हो, अदरवाइज हमारी बहुत तेज़ लग जाएगी। तो व्हेन अ क्रिकेट प्लेयर मूव बैक हिज हैंड ऑन कैचिंग द फास्ट बॉल, जब कोई प्लेयर उस बॉल को पकड़ने के लिए अपने हाथ पीछे करता है तो द टाइम टेकन टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ बॉल टू जीरो इज इंक्रीज।
तो बॉल का मोमेंटम जीरो करने के लिए हमें टाइम मिल जाता है। बॉल का मोमेंटम को जीरो करने के लिए हमें क्या मिल जाता है? टाइम मिल जाता है। सो ड्यू टू मोर टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉल, जिससे कि ज़्यादा टाइम मिल जाए और बॉल का मोमेंटम जीरो हो जाए, और जब बॉल का मोमेंटम जीरो है तो हम आसानी से उस बॉल को आसानी पकड़ सकें और हमें चोट ना लगे, उस प्लेयर को चोट ना लगे। इस वजह से वो हाथ पीछे करता है। पहला तो एप्लीकेशन ये है। दूसरा होता है कि जब कोई एथलेटिक होते हैं, वो जब हाई जंपिंग करते हैं तो उनको एक कुशन या सैंड, हीप ऑफ सैंड, गद्दे होते हैं उन पर और बालू के ढेर पर क्यों गिरने के लिए कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है ये टू प्रिवेंट इंजरी को रोकने के लिए, टू द एथलीट व्हेन ही फॉल डाउन आफ्टर मेकिंग हाई जंप, जब वह हाई जंप के बाद नीचे गिरे तो उस कुशन के या बालू के ढेर पर गिर जाए जिससे उसको चोट कम लगे। समझ में आ गया? तो व्हेन द हाई जंपर फॉल्स ऑन अ सॉफ्ट कुशन और अ हीप ऑफ सैंड देन द जंपर टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कम टू स्टॉप, जिससे कि वो उसको रुकने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाए। द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम एथलीट इज लेस ड्यू टू विच ए स्मॉल स्ट्रेंथ फोर्स एक्ट ऑन द एथलीट एंड द एथलीट डज नॉट गेट हर्ट, जिससे कि जो भागने वाला एथलीट है उसको ज़्यादा चोट ना लगे। जितना तेज़ से वो रुकेगा तो उसको तेज चोट लगेगी, तो उसको रोकने के लिए वो कुशन और बालू के ढेर का इस्तेमाल यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। क्लियर? दैट्स इट।